और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि रात 8 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने से पहले वो देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन का तीसरा चरण इस वक्त देश में चल रहा है, रणनीतियों पर संदेश देंगे और लॉकडाउन में चौथी बार संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर लॉकडाउन बढ़ाने की या खत्म करने की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह फैसला आप पर है। और हमारे साथ दिल्ली से अविनाश और लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से आज एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री का होने जा रहा है, सवाल सबके मन में यही है, ये लॉकडाउन बढ़ेगा या शर्तों के साथ खत्म होगा? यूपी का क्या स्टैंड रहा? देखिए, कल प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि जो भी केंद्र तय करेगा उत्तर प्रदेश उसका पालन करेगा और पहले भी करता रहा है। जो केंद्र के फैसले रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसे माना गया है। जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी चिंता है इस बात को लेकर है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात की चिंता जाहिर की थी कि अभी गांव अछूते हैं और वहां संक्रमण नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान से, जिस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों का आना उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है, जैसे कल ही 1 लाख के करीब आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक, यानी 55 ट्रेनों से 75,000 और गाड़ियों से और बसों से 25,000, 1 लाख के करीब जो प्रवासी श्रमिक, कामगार और मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो कहीं संक्रमण न लाएं। चूंकि गांव अभी अछूते हैं, ये प्रधानमंत्री की भी चिंता है, मुख्यमंत्री की भी चिंता है। हालांकि कोशिशें लगातार इस बात की जा रही हैं कि कैसे जो प्रवासी श्रमिक हैं, कामगार हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए। और जो मुख्यमंत्री की चिंता इस बात को लेकर भी है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसे सुधारा जाए। बिल्कुल, क्या इन्हीं चिंताओं को लेकर वीरेश जी आज शाम को 4:30 बजे मंत्रियों के साथ मीटिंग होने जा रही है? इन्हीं चिंताओं पर बातचीत हो सकती है क्या उसमें? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद, जो भी टीम 11 के साथ बैठक करने के बाद जो इनपुट्स मुख्यमंत्री के पास है, वो अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री शेयर करेंगे। चूंकि जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं से विधायक भी हैं, एमएलसी हैं, वो एक तरह से जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको अपने इलाके से इनपुट्स मिल रहे हैं। यानी समग्र उत्तर प्रदेश से जो इनपुट्स मिलेगा उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे और केंद्र के जो फैसले होंगे, यानी प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन होगा, प्रधानमंत्री का जो संदेश होगा, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ साफ कहा है कि अपने प्रदेश, अपने जिले, अपनी स्थिति को देखकर आपको आगे बढ़ना है कोरोना को लेकर, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। और आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय की कई एडवाइजरी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं माना था। बिल्कुल नहीं माना था। अनुभव का एक बार रुख कर लेते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री संबोधन करने जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ आज 4:30 बजे बैठक होने जा रही है, क्या कुछ वहां पर चर्चा हो सकती है? किस तरीके की तस्वीर बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी मौजूद हैं, और आज इनके विभाग की तरफ से एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के 36,000 से ज़्यादा जो ग्राम रोजगार सेवक हैं उनके परिवारों को दी गई। 3 साल से उनको मानदेय नहीं मिला था। एक साथ 225 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर खुद मुख्यमंत्री ने किया। राजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरीके से एक बड़ी सौगात आप लोगों ने दी है, शाम को मुख्यमंत्री की बैठक भी है और रात 8 बजे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करेंगे, तो क्या लग रहा है कि आज जो उनका संबोधन होगा लॉकडाउन 4 को लेकर होगा और उसके लिए आपकी सरकार तैयार है? मैं तो मानता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने 36,012 परिवारों के कष्ट को दूर करने में कामयाबी हासिल की है। आज 36,012 रोजगार सेवक परिवारों द्वारा इतना आशीर्वाद योगी जी को मिल रहा है कि मुझे तो लगता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर उत्तर प्रदेश सबसे पहले नियंत्रण करने में सफल होगा, आज उन परेशान परिवारों के आशीर्वाद से।
और जहाँ तक सफलता की बात कि हमने बड़ा काम किया, हमने कुछ नहीं किया। जो भी हम करते हैं वह योगी जी हमारे अगुआ हैं, उनके नेतृत्व में करते हैं, उनकी इच्छा से करते हैं, मुख्यमंत्री की कृपा पे करते हैं। और मुख्यमंत्री जी की कृपा ग्राम विकास विभाग पर है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने रोजगार सेवकों के प्रति भी आभारी हूँ कि बड़ा शालीन उनका प्रदर्शन रहता था, अपनी मांग बड़ी शालीनता से वो प्रस्तुत करते थे। जब भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उन्होंने सकारात्मक रुख रखा और हमें निर्देशित किया कि हम इस पर अपनी प्रदेश की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत विचार करें। तो जो उनकी इच्छा थी उसके अनुरूप हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमारे प्रमुख सचिव ने अनुभव बिना रोजगार सरकार से कुछ पर मांगे जो हुआ उसकी अपने तारीफ सब कर रहे हैं, लेकिन उपलब्ध संसाधनों लॉकडाउन से को लेकर उन्होंने शाम अपने की बैठक को इस लेकर क्या रोजगार कुछ सेवक परिवार बातें की हैं, मदद की। अगर मंत्री जी इसके बता लिए सके कि हमारा लॉकडाउन विभाग पर भी यूपी बधाई का स्टैंड पात्र क्या है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि योगी जी ने देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हम ये सवाल आपका पूछते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज आप लोगों ने ये बड़ा काम किया है और हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है, सरकार का आपके फोकस है कि कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाए, तो क्या शाम 4:30 बजे जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक है उसमें इस बात पे चर्चा होगी कि कैसे रोजगार दिया जाएगा? लॉकडाउन 4 अगर बढ़ेगा, लॉकडाउन ये और लॉकडाउन 4 आता है, तो सरकार आपकी प्रिपेयर है, पूरी तरह से तैयार है? मुख्यमंत्री जी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो अपने सहयोगियों से चर्चा करते हैं। पिछली बार उन्होंने पहले फेज में कैबिनेट मंत्रियों से बात की, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बात की, फिर माननीय राज्य मंत्रियों से बात की। कोई भी नीतिगत निर्णय लेते हैं तो अपने साथियों से बात करते हैं, जो साथियों के बीच से चीज़ें उभर के आती हैं उसे लागू करते हैं। लेकिन हम लागू करते हैं उस विचार को जो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है। प्रधानमंत्री जो गाइडलाइन देते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम को आगे बढ़ाने का मुख्य सूत्र होता है। तो आज अगर प्रधानमंत्री जी का कोई निर्देश प्राप्त होगा तो हम योगी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। लॉकडाउन फेज 1, 2 को आपने ऑब्जर्व किया, फेज़ 3 को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। फेज़ 3 को जब हमने लिबरल किया, जब उसे शिथिल किया, तो छोटी मोटी बातें भी कहीं न कहीं आई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ कहीं। लेकिन जहाँ 23 करोड़ लोग हैं, अगर उसमें कहीं 100, 200, 400 लोग अज्ञानता बस कहीं कोई भूल कर रहे हैं, तो हमारी कुछ सोशल ड्यूटीज़ भी हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं। अगर कानून का पालन कराना हमारा धर्म है तो कानून के मानने वाले को समझाना और उससे सोशल समस्याओं के निदान के अनुरूप अपने आचरण को रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए सरकार के पास 2 पक्ष हैं, एक है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना, एक है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले को उस भाव से जोड़ना। तो योगी जी इसी भाव से आज उन्होंने 4:30 बजे संभवतः बुलाया। विषय क्या होगा तो मुख्यमंत्री बताएंगे। अभी लॉकडाउन में एक चीज़ देखने को ज़रूर मिली है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार बिल्कुल मंद पड़ गई है, स्लो हो गया है। इसको कैसे रफ्तार देंगे? बहुत सारी योजनाएं आपकी सरकार ने बनाई हैं, इम्प्लीमेंटेशन उस पर उसी तरह से हो पाएगा जैसे आप लोगों ने प्लान बनाया है? अब देखिए, आज लोन मेला हमने लगाया है। लोन मेला हमें सहयोग करेगा हमारे उन उद्यमियों को मजबूत करने में जो छोटे मोटे रोजगार से जुड़ते हैं। हमने बैंक में ज़्यादा भीड़ हो, सभी बैंक में क्यों बने, इसलिए हमने लोन मेले की जो शुरुआत की है उसमें कोशिश की है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम उदारतापूर्वक अपने उन उद्यमियों को अर्थ से पोषित करें। हमने काम शुरू किया, मनरेगा हमने किया, तो उससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इसलिए सुधरेगी अगर हम 20 लाख लोगों को काम दिया और 20 लाख लोग 21 तारीख से आज तक 201 रुपए प्रतिदिन से इकट्ठा किया। बिल्कुल अनुभव, रोजगार देने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हम तो इस सोच विचार में है कि लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, प्रधानमंत्री संबोधित करने आ रहे हैं, क्या इस दौर में लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, लॉकडाउन टूट रहे हैं, बड़ी संख्या में ट्रेन और बस से लोग आ रहे हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, क्या सख्ती की संभावना आगे नहीं है? क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं और सख्ती नहीं की गई तो ये हालात और बिगड़ सकते हैं। बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। मिलकर काम करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः पूर्व की बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल पूछते हैं सर। जिस तरीके से लॉकडाउन 3 है, अब लॉकडाउन 4 की घोषणा भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ट्रेन से, बसों से और इसके अलावा अन्य साधनों से भी आ रहे हैं।
तो ये एक बड़ा चैलेंज है, उनकी जांच करना, उनको रोजगार देना, ये बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। देखिए, इस वैश्विक महामारी की कल्पना किसी को नहीं थी। कल्पना नहीं थी अमेरिका को, कल्पना नहीं थी जापान को, कल्पना नहीं था इटली को, कल्पना नहीं किया इस देश के, इस विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों को, भारत को भी नहीं थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के दूरदर्शी संदेश को की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिना दवा, बिना इलाज के उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया। एक दिन का कर्फ्यू करके उन्होंने एसेस किया कि देश की जनता उनके अनुरोध को कितना मानती। उन्होंने देखा कि देश की जनता ने थाली बजाई, ताली बजाई और प्रशंसा की। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो जिस दल से हो, जिसने इसको न माना। फिर उन्होंने लॉकडाउन 1 21 दिन का किया, फिर लॉकडाउन 2 घोषित किया, लॉकडाउन 3 हमारे बीच में है 2 हफ्ते का, जो 17 को पूरा होगा। आप ही कह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। जो उनका संदेश होगा भारत के नागरिक के रूप में हम स्वीकार करेंगे। भारत के उत्तर प्रदेश, भारत सरकार, भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व ही प्रदेश सरकार के मंत्री के तौर पर जो विश्लेषण मंत्री जी के पास पहुंचा होगा, जो रिपोर्ट्स पहुंची होंगी, हमारी बाध्यता है, उसके हिसाब से वो क्या मानते हैं, लॉकडाउन बढ़ेगा या ढील के साथ खुलेगा? करेंगे और किसी को परेशान नहीं होने देंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल, ये हम पूछते हैं सर, लॉकडाउन बढ़ेगा और सख्ती से लागू होगा या कुछ ढील रहेगी इस लॉकडाउन 4 में? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनुशासित मंत्री हूँ। देश के प्रधानमंत्री का 8 बजे आप ही ने बताया कि उनका संदेश आएगा, जो उनका निर्देश प्राप्त होगा। लॉकडाउन की शर्तों, लॉकडाउन अगर शर्तों के साथ बढ़ेगा उसे स्वीकार करेंगे, शिथिल करने का निर्देश होगा तो उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, और जो भी तस्वीर होगी एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। शुक्रिया अनुभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंत्री जी से बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से आज शाम बैठक के लिए तैयार है और क्या विषय हो सकता है, उस पर जो भी बात होगी अपडेट हम दर्शकों को देंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कहाँ जा रहे हैं आप? इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के आता हूँ। अरे उनको बोलो भर दिया मैंने फोन पे। केबल हो गया। तुमने 4 उंगली पानी डाला है ना दाल में? पानी का बिल भर दिया। अब कहाँ जा रहे हैं आप? हेयर कट, वो तो नहीं होगा ना फोन पे। घर के सारे बिल्स भरिए डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से फोन पे के साथ। अब पैसों की बात फोन पे। पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल क्यों? अपनाओ 9 सैनिटरी नैपकिन्स फ्री डिस्पोजल बैग्स के साथ। चौहान सर? हाँ, लाइव क्लास। जिनका हो एग्जाम्स क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। कोरोना संकट के समय में यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा है एबीपी गंगा, जो है एक फ्री टू एयर चैनल। मतलब आपको ये चैनल देखने के लिए अपनी जेब से कुछ नहीं देना होगा। तो एबीपी गंगा को अपने बेसिक पैक में डलवाने के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो आज की बड़ी खबर यह है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं और अब सवाल यही है कि किस तरीके का संबोधन होगा और क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन बढ़ सकता है या इसमें कोई ढील मिलेगी। आगरा का रुख करते हैं।
आगरा भेजे गए अफसरों का मंथन जारी है। सीएम योगी की टीम और आगरा जनप्रतिनिधियों के बीच कोरोना पर मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी की 5 सदस्यों और आगरा के जनप्रतिनिधियों के बीच इस वक्त बैठक जारी है। आगरा में जैसा कि आप जानते हैं, लगातार एबीपी गंगा आपको बता रहा है कि हालात बहुत खराब हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को भेजा है, अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। 5 अफसर गए हैं। आगरा में बढ़ते आंकड़ों में कमी लाने के लिए सीएम की टीम मंथन कर रही है। आगरा में तस्वीर बदलने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा की दोनों लोकसभा से सांसद मेयर नवीन जैन, सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं और आगरा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और मीटिंग में टीम योगी आदित्यनाथ ने जो अफसरों की टीम भेजी है वो हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़े अफसर हैं वो भी हैं और आगरा के जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, कितने लोग हैं इसमें और क्या कुछ मंथन चल रहा है? आप जिस व्यक्ति से तो नितिन से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच इस वक्त मंथन चल रहा है। टीम योगी इस वक्त हालात पर चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अफसरों की जो टीम आगरा भेजी है वो इस वक्त मंथन कर रही है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ बातचीत चल रही है? कौन कौन लोग हैं इसमें? देखिए, इस समय आगरा के ये तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और आगरा के मेयर हैं, वो उसके साथ मुख्यमंत्री की भेजी गई टीम से लगातार मंथन चल रहा है। पहले उन्होंने जो आईएएस हैं आलोक कुमार और रजनीश दुबे, पहले उन्होंने आईएमए आगरा जो डॉक्टर्स का जो संगठन है उनसे बात की और उसके बाद अब जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। दरअसल लंबे समय से इस बात को लेकर भी जनप्रतिनिधियों द्वारा सवाल खड़े किया जा रहा था कि इस पूरी लड़ाई में उनको पूरी तरह से एक साइडलाइन गया है आगरा प्रशासन द्वारा और ऐसे में पब्लिक परेशान है और प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है और ये नाराजगी शासन तक भी बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस बैठक के बाद कुछ ऐसा हल निकलेगा कि आगरा इस मुसीबत से बचेगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। और कोरोना काल में आर्थिक संकट को लेकर बड़े फैसले किए जा रहे हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कटौती का सिलसिला शुरू हो गया है। अब योगी सरकार राज्य कर्मचारियों के भत्ते में हमेशा के लिए कटौती कर सकती है, जिससे साल में करीब 1500 करोड़ की बचत का अनुमान है। दरअसल जिन 6 भत्तों को सरकार ने 31 मार्च 2021 तक रोका था, अब प्रदेश सरकार इस पर हमेशा के लिए कैंची चलाने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर यह भी है कि इन 6 भत्तों में कटौती का पूरा खाका तैयार भी हो गया है और प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। अब सिर्फ शासनादेश आना बाकी है और ये कैंची चल सकती है। इस फैसले से बड़े संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे और सिर्फ शासनादेश आना ही बाकी रह गया है। फैसले से करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो तमाम भत्ते मिलते हैं, खासतौर से 6 भत्ते जिनको 31 मार्च 2021 तक रोका गया था। और देखिए, पहला भत्ता है नगर प्रतिकर भत्ता, दूसरा भत्ता है सचिवालय भत्ता, इसको खत्म किया जा रहा है। तीसरा भत्ता जेई को जो विशेष भत्ता मिलता है, इस पर भी कैंची चलने जा रही है, ऐसी खबर मिल रही है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये जो भत्तों पर कैंची चल रही है, क्या अब ये माना जाए कि बस औपचारिक ऐलान बाकी है, फैसला हो चुका है? देखिए, ये वैश्विक मंदी का दौर है, वैश्विक महामारी का दौर है। ऐसे समय में जो देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और वो केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस बात को वो दोहराते हैं कि हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आर्थिक पैकेज की मांग कभी नहीं की है और साथ ही साथ अपने संसाधनों और राजस्व के माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों को 1 तारीख तक पेंशन और तनख्वाह देने की कोशिश उसने की है। लेकिन कुछ ऐसे भत्ते हैं जो बहुत जरूरी नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। चूंकि वैश्विक मंदी का दौर है, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में कर्मचारियों को तनख्वाह देना, पेंशन जो धारक हैं उन्हें पेंशन देना पहली प्राथमिकता है सरकार की। और
पूरे देश की व्यवस्था जैसा आपने देखा है। प्रधानमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है, तमाम मुख्यमंत्रियों ने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि वो कैसे सैलरी दें, कैसे वेतन दें, कैसे पेंशन दें। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1000 रुपए निराश्रित लोगों को देने की कोशिश की और लाखों लोगों तक ऐसा लाभ इस सरकार ने पहुंचाया है। तो जाहिर सी बात है कि जब राजस्व घट रहा है, कहीं से कमाई नहीं हो रही है, सब कुछ बंद है लॉकडाउन के इस दौर में और पूरी तरीके से ये वैश्विक मंदी का दौर है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार हो सकता है कि ये कदम उठा सकती है और ऐसे सोर्सेज से खबर आ रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो भी कदम सरकार उठाने जा रही है इस वैश्विक मंदी के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है, और राजस्व में कुछ अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर कोरोना से तीसरी मौत हुई है। शारदा अस्पताल में कल रात कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 60 साल के शख्स की कोरोना से मौत हुई है। सेक्टर 19 के रहने वाले थे मृतक शख्स की पत्नी भी कोरोना संक्रमित हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में ये तीसरी मौत हुई है कोरोना से। शारदा अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन कल रात 60 साल के कोरोना पॉजिटिव शख्स ने दम तोड़ दिया। सेक्टर 19 के रहने वाले ये मृतक थे। मृतक शख्स की पत्नी भी कोरोना संक्रमित हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो अब गौतम बुद्ध नगर में मृतकों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते और शारदा अस्पताल में इलाज चल रहा था। सेक्टर 19 के रहने वाले थे मृतक। भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या जानकारी है? आपको मैं बता दूं, ये दरअसल 8 मई को ये एडमिट हुए थे शारदा हॉस्पिटल में और सेक्टर 19 के रहने वाले हैं और एज करीब 60 साल है। देर रात 11:30 बजे इनकी मौत हुई है और इनकी पत्नी जो है वो भी शारदा हॉस्पिटल में ही एडमिट है और वो भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव है। तो अब अगर हम बात करें, जिले में कुल मिलाकर के तीसरी मौत है कोरोना के चलते हुए। अभी फिलहाल थोड़ी घनी देर में जिलाधिकारी जो रिलीज जारी करेंगे कि क्या वजह रही है मौत की। अभी कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो मौत का आंकड़ा है गौतम बुद्ध नगर में वो भी लगातार बढ़ रहा है और जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनका भी आंकड़ा कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। शुक्रिया भूपेश जानकारी के लिए। तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। अब मौत का आंकड़ा 3 पर पहुंच गया है। और बड़ी खबर आगरा से है। आगरा प्रशासन सुधरने को तैयार किसी कीमत पर नहीं है। इलाज के अभाव में एक मासूम की मौत हो गई। 108 एम्बुलेंस से मदद न मिलने पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। रात भर एम्बुलेंस को फोन करते रहे लेकिन मदद नहीं मिली। मलपुरा के टपरा गांव का मामला है। इससे पहले भी आगरा में एक मासूम दम तोड़ चुका है, इलाज नहीं मिला था और एक बार फिर से आगरा से वैसी ही खबर आ गई, जहां पर 108 एम्बुलेंस की मदद नहीं मिलने पर एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पूरी रात फोन ये लोग करते रहे लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, मदद नहीं मिली और 2 साल की बच्ची ने इलाज न मिलने पर उसकी जान निकल गई। मलपुरा के टपरा गांव का मामला है और ये खबर उस दौर में आई है जब प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री की भेजी गई टीम और जनप्रतिनिधि इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे आगरा को बचाएं। लेकिन सवाल यह है कि जब लापरवाही का आलम यह होगा तो आगरा कैसे बचेगा। नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या जानकारी है? देखिए, मबरूर हुसैन नाम का एक कैदी है जिसकी एज 85 साल बताई जा रही है और वो लगातार कई सारी गंभीर बीमारी। बिल्कुल नितिन का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगरा में एक बच्ची की मौत हुई। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा।